दुनिया बदलने में बेटा टाइम नहीं लगता। अभी कितना दिन हुआ स्ट्रगल करते हुए, अभी कितना दिन हुआ अभी ट्रेनिंग में जाएंगे, कितना दिन होगा अभी वर्दी पहन के सड़क पे देखेंगे। लाइफ में जब सब कुछ ठीक होता है बेटा तो उसमें वक्त लगता नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि असफलता से नहीं घबराना चाहिए बेटा। असफलताएं हमें परेशान जरूर करती हैं, करना भी चाहिए। हम घबराते हैं, टेंशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, क्योंकि उम्र के जिस दौर में आप लोग हो उस दौर में हर युवा एक परेशानी लिया ही है। उसको अपना कैरियर बनाना है, उसको अपना राह निकालनी है। मनुष्य के रूप में हम धरती पे आए हैं, जिंदगी तो जिएंगे ही, भाई जीवन तो जीना ही है। अब यह है कि जीवन एक बेहतर ढंग से जिया जाए, एक डिग्निटी के साथ जिया जाए, या कीड़े मकड़ों की तरफ से जिया जाए, ये फैसला आपको करना होता है। सब कुछ आपके हाथ में होता है। और जब हम असफल होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली हम निराश होते हैं, हम हताश होते हैं। ह्यूमन बीइंग है बेटा, मनुष्य है, तो ये स्वभाव है हमारा, होना ही होगा। लेकिन मेरा अपना मानना है, वो आप लोगों की जो भी ओपिनियन हो, कि असफलता को बड़े प्यार से गले लगाना चाहिए, है ना। उसको बहुत तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक भरोसा तो रखो कि एक दिन तो सफल होंगे ही। अगर आपको अंदर ये भरोसा है कि एक दिन तो मुझे सफल होना ही है, तो फिर असफलताओं से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि असफलताएं 10 बार मिलेंगी, सफलता एक बार मिलेगी। सफलता का इंतजार सिर्फ एक बार का है, बार बार का थोड़ा ही है। तो अगर एक बार ही सफल होना है जिंदगी में, बार बार होना नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर लो यार, मजा लो ना उसका, इंतजार का मजा लो सफलता का। तो घबराया नहीं जाता है। धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए, और ये अपने मन में मान के चलिए कि एक दिन तो हम सफल होंगे ही होंगे। तो जितनी असफलताएं मिलती हो, मिलने दीजिए। अंदर से मजबूत रहिए कि एक दिन तो हम सफल होके रहेंगे। फिर आपको अच्छा भी फील होगा, आप कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। हाँ, ये जब घबराने लगती है तबीयत या मन ये घबराने लगता है कि यार मैं सफल कभी होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तब ये चिंता की बात है। अगर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस ये हिल रहा है कि मैं सफल हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, तब चिंता की बात है। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल बनाए रखिए कि बारी आपकी भी आएगी, वक्त आपका भी आएगा, जरूर आएगा बेटा। लेकिन यह है कि उसके लिए नौटंकी नहीं करनी होगी। पढ़ाई के साथ एक बड़ी भारी परेशानी है बेटा। हम तो 20 साल से यही देख रहे हैं। मेरा तो शायद ही कोई ऐसा सेंटर बचा हो इंडिया का जहाँ पढ़ना पढ़ाना ना हुआ हो। बच्चे सब कॉमन होते हैं, एक ही जैसे बच्चे होते हैं। लेकिन मैंने जो देखा है सफल होने वाले बच्चों के जो कैरेक्टरिस्टिक, भाई मैं टीचर हूँ तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें बहुत सफल भी हुए, बहुत असफल भी हुए, सब हुए। तो एक रुझान तो हम लोगों को मिलता ही है। लेकिन मैंने देखा जो सफल बच्चे होते हैं वो एक्सपोज नहीं करते। ये मैंने बड़ी खास बात देखी है कि जैसे उनका ये नेचर नहीं होता पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत एक्सपोज करना, दिखाना कि मैं बड़ा भारी पढ़वैया हूँ। नहीं नहीं, वो एक्सपोजिंग नेचर उनका होता नहीं, वो चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक्सपोजिंग नेचर होता है, वो दिखाने की कोशिश करते हैं बहुत बड़े पढ़वैया हैं। तो एक बात, दिखाओ खाओ मत, एक दिन तो सब दिख ही जाएगा। इसमें दिखाना क्या है? एक दिन कस के दिखेगा, ढोल नगाड़े के साथ दिखेगा और सब दिख जाएगा। उस दिन के लिए दिखाने की कोशिश करो, और बीच में आप किसी को कुछ दिखाने उखाने की कोशिश मत करो। तो हम तो यहाँ देखते हैं कुछ लोग आके बताते हैं 1 नंबर से मेरा नहीं हुआ, 2 नंबर से नहीं हुआ, धमाका ना। ये सब बकवास की बात करने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हाँ या ना, दो चीजें हैं। अब उसमें अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने की कोशिश मत करिए कि हमारा 0.5 से नहीं हुआ। ये सब बकवास की बातें सुनते सुनते कान पक जाता है। ये कहीं कोई आपको सिंपैथी नहीं आ जाएगी अंदर से कि अरे अरे बेचारे का नहीं हुआ, नहीं हुआ, खेल खत्म। ये सांप सीढ़ी वाला खेल है बेटा। या तो जीरो पे जाएंगे या तो हीरो बनेंगे। बीच में कह दें कि 99 तक पहुंच गए थे, मत पहुंचे होते, जीरो पे रहे होते। तो अभी से अगर बेटा आप सोच रहे हो तो देखो, पूरे सिस्टम अभी साल भर का वक्त है, पूरे सिस्टमेटिक ढंग से पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करें। अब तक अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं। अब से शुरू करो, ये मान के शुरू करो कि अभी से आपको शुरू करना है।
जो कुछ हुआ हुआ सो हुआ, खत्म करो। अभी हम जीरो से शुरू करते हैं। प्लान अगर आपका सटीक नहीं बनेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। वो वैसे ही है, इस दीवार को आप जिंदगी भर ढकेलेंगे, दीवार नहीं गिरेगी। लोग तरस जरूर खा जाएंगे आपके ऊपर। ये बेचारा सुबह सुबह उठता है, ब्रश व्रश करके नहा धो के एकदम जुट जाता है, रात में 12 बजे तक दीवार ढकेलता है, फिर अगले दिन आ जाता है। कुछ नहीं होगा। तो दीवार ढकेलने वाली पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और मैं बताऊं बड़े दुख के साथ कि बहुत ढेर सारे लोग दीवार ढकेलने वाली पढ़ाई करते हैं। आपके पास ना कोई योजना है, ना आपके पास कोई प्लानिंग है, ना आपके पास कोई शेड्यूल है, ना आपके पास कोई पढ़ने पढ़ाने का एक मॉडल बना हुआ है। आपके बस का है क्वालिफाई करने में, तो आपके पास एक मॉडल होना चाहिए। अभी कंपटीशन के ट्रैक को ध्यान में रख के मॉडल बनाना होगा। समसामयिकी के क्वेश्चन हर जगह घुस रहे हैं, भूगोल में भी घुस रहा है, संविधान में भी घुस रहा है, इवन इतिहास में घुस रहा है। इतिहास में भी वही चीजें पूछ ली जा रही हैं जो जगह किन्हीं कारणों से चर्चाओं में है, उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट पूछ ली जा रही है। तो अगर ये सब असेसमेंट आपका नहीं है तो आप कंपटीशन क्वालिफाई करोगे? आप कहेंगे हम मेहनत बहुत करेंगे, कर लो ना मेहनत। मैंने बताया ना, दीवार ढकेलने वाला कम मेहनत कर रहा है क्या? दीवार नहीं गिरेगी। तो बेटा ये सब पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी पढ़ाई का उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी पढ़ाई का उससे ज्यादा उद्देश्य है कि ये ज्ञान हमारी परीक्षा में काम आए। ऐसा ज्ञान घर पे रहे भैया जिसकी हमारी परीक्षा में अभी जरूरत नहीं है। किस काम का ज्ञान भैया? तो अभी हमारा जो ज्ञान होना चाहिए वो होना चाहिए जो परीक्षा में काम आए। और परीक्षा में काम अगर ज्ञान नहीं आता और बड़े भारी आप ज्ञानी हैं तो अपने घर रहिए, क्योंकि दुनिया सिर्फ आपको सफलता से आपको पहचानेगी। अरे एक चीज बताओ, जो बच्चा यूपी टॉप किया है, यूपी पीसीएस में, इस प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसने एक मानक प्रूफ किया ना, अब प्रदेश उसका नाम लेगा, वो तो कहेगा ही। तो यहाँ सफलता को सलाम किया जाता है। हाँ, लोग जरूर कहेंगे पढ़ने में बड़ा अच्छा था, ऐसा था, वैसा था, नहीं हुआ, ये सब कह के काम चल जाएगा। लेकिन दुनिया जो पहचान देती है ना बेटा, वो सफलता को पहचान देती है। तो आपकी हर पढ़ाई का उद्देश्य एक होना है। पढ़ पढ़ के जब सफल हो जाइएगा ना, तो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़िएगा। अगर बड़ी जिज्ञासा है पढ़ने की तो ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करिएगा। अभी की जो पढ़ाई है ना भैया, उसका उद्देश्य परीक्षा होनी चाहिए। रातों दिन आप जो भी पढ़ें, दिमाग में रहना चाहिए क्या ये परीक्षा में हमारे उपयोगी होगा। अगर होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो नहीं। बेमतलब है। और कुछ लोग बेमतलब वाली पढ़ाई बहुत करते हैं, यानी उनकी पढ़ाई बेमतलब वाली ज्यादा होती है। तो देखने में लोगों को लगता है बच्चा तो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सारी पढ़ाई बेमतलब वाली होती है। तो मतलब वाली पढ़ाई कैसे होगी बेटा, उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। समसामयिकी से क्वेश्चन पूछे जा रहा है। मुझे लगता है समसामयिकी के क्वेश्चन आज की डेट में इतने भयानक हो चुके हैं बेटा कि आपका वो सिलेक्शन भले न कराएं, लेकिन आपको बाहर जरूर करा देंगे। आप बाहर का रास्ता देख लोगे। 20-25 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होगा आपका, लेकिन वो 20-25 क्वेश्चन आपको बाहर का रास्ता जरूर दिखा देंगे। संविधान के 23 क्वेश्चन आया था ना इस बार, संविधान के 23 क्वेश्चन आप सही कर लिए, ज्यादातर बच्चों ने किया है हमारे। तो 23 क्वेश्चन सही करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर 23 को छोड़ा तब तो पक्का नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि सारा समझ पा रहे हैं। किसी एरिया को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते आप। किसी एक एरिया से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। स्ट्रेटेजी क्या होती है बेटा पढ़ने की, वो जरा समझिए। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जीएस के जितने सेगमेंट हैं उसमें कुछ सेगमेंट में आपकी महारत होनी चाहिए। सब पे आपकी महारत नहीं हो पाएगी, ये कटु सत्य है जो मैं बोल रहा हूं। हर इलाके पे आप एक बराबर विशेषज्ञ नहीं हो सकते। तो करना यह है कि कम से कम 2-3 इलाकों में हम जबरदस्त एक्सपर्टीज रखें, जहां से क्वेश्चन हम गलत ना होने दें। बाकी इलाके में थोड़ा बराबरी का मुकाबला कर लें हम लोग, यानी क्वेश्चन एवरेज कर लें, फिर आपका सिलेक्शन हो जाए।
हर जगह भी एवरेज रहोगे तो नहीं सिलेक्शन होगा। कुछ इलाकों पे आप बहुत विशेषज्ञ हैं, कुछ इलाके एकदम गायब हैं तो भी बाहर हो जाएंगे आप। तो कुछ इलाके आपके सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए, जीएस के एक दो टॉपिक जो बड़े टॉपिक हैं, और कुछ इलाकों पे आपकी कम से कम सामान्य समझ होनी चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और समसामयिकी करंट बेटा आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो पहला तो समसामयिकी पढ़ना। अब समसामयिकी में आपको देखना है कि फोकस किधर करना है। समसामयिकी में किस इलाके पे ध्यान दें, पुरस्कार पढ़ें, अवार्ड पढ़ें, घटनाएं पढ़ें, सरकार की योजनाएं पढ़ें। ये पेपर देख के ही असेसमेंट कर पाओगे आप, यानी पेपर का फॉर्मेट देख के ही आप समझ पाओगे कि करंट पे आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट प्लानिंग है, योजनाएं हैं, कोई ना कोई जरूर पूछी जा रही है। तो इतनी समझ तो हो ही जानी चाहिए आपको। जिस समसामयिकी पढ़ते इसमें भारत सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं, उस पर नजर रखो। इंडेक्सेस वगैरह का दो पूछ ले रहे हैं, इंडेक्सेस पे नजर रखो। तो अब ये सब करोगे बेटा तभी सफलता मिलेगी। और दूसरा ये कि थोड़ा आपका भाग्य, पढ़ाई भी होनी चाहिए। पढ़ाई तो सबसे जरूरी है, वो तो होनी ही चाहिए। पढ़ाई के बाद भी थोड़ा आपका लक भी काम करता है। अब कैसे करता है हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए 110 क्वेश्चन सारे बच्चों ने किया, सारे मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, सारे थोड़ी कर पाएंगे। तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, तैयारी की है, वो लगभग 110 के आसपास पढ़ाई के दम पे करेंगे। अब 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 5 इन्होंने अटेम्प्ट किया, रिस्क लिया आपने। उस 5 में आपका 3 सही हो गया, इनका 5 में 1 सही हो गया, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन पढ़ाई वाले नहीं थे। वो 5 क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा सा समझ जो पढ़ाई की थी उसके अनुसार करना था। आपका हो गया सिलेक्शन। आजकल हो ये रहा है। वो 3-4 क्वेश्चन जो लास्ट में आप रिस्क ले रहे हैं, जो आपको आ नहीं रहा है क्लियर, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं सामान्य बुद्धि से कि मेरा सही हो जाए, अब उसमें थोड़ा भाग्य काम कर जाता है कि 5 में हो सकता है किसी का 4 सही हो जाए, 5 में हो सकता है किसी का 1 भी सही ना हो। बस इसी में खेल बन बिगड़ जा रहा है। 110 तो था, वो तो सबका था। तो आजकल हो रहा है ये, और आज के डेट में ये हो रहा है कि पिछले साल के टॉपर्स का इस साल के प्रीलिम्स में नहीं हो रहा है। जिन्होंने पिछले साल टॉप किया उनका इस साल के प्रीलिम्स में ही अता पता नहीं। ये है कंपटीशन। तो हल्के में ना लें, पूरी ताकत से जुटें और डरे नहीं किसी से। कोई भूत प्रेत नहीं है, किसी कोई परा ग्रह का नहीं है, कोई दूसरे ग्रह का नहीं है, लेकिन अपने अंदर वो ग्रेविटी लाइए, अपने अंदर वो गंभीरता लाइए, अपने अंदर वो थोड़ा सा विचार लाइए। तो जब ये सब होगा बेटा, तो फिर धीरे धीरे हमारा मन मस्तिष्क भी उसके लिए तैयार होता जाएगा, और फिर वो चीजें खुद ब खुद आती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि तरह तरह के देवी देवताओं की उपासना करते हैं, हिंदू मिथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने एक भगवान होते हैं, सबसे फेवरेट वाले, है ना। लो, अरे भाई जो पूजा पाठ करते हैं उनके सबके अपने अपने फेवरेट गॉड होते हैं। काहे नहीं, हर गॉड तो होते हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन एक खास होते हैं। कोई बजरंग बली की उपासना कस के करता है, वो उन्हीं की पूजा कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी भगवान को गाली दे रहा है, नहीं नहीं, उनकी श्रद्धा हनुमान जी में ज्यादा है। कोई शंकर भगवान के उपासक, वैसे इन्हीं के उपासक ज्यादा हैं। तो जो भोलेनाथ के उपासक होते हैं ना, उनके अंदर उनका लक्षण भी आने लगता है। बुरा मत मानिएगा, ये बड़ी मजेदार बात है। आप जिस गॉड को अपना आइडियल मान के उसकी उपासना करते हैं ना, उनके कुछ कुछ लक्षण आप में आना शुरू हो जाते हैं ना। होती है तब रुझान होता है और आ भी जाता है। अब जैसे शंकर भगवान के ढेर सारे जो उपासक है ना, वो थोड़ा नशेड़ी उसेड़ी टाइप के ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप गौर से देखो, ये जूना खड़ा वाले जितने हैं ना, 24 घंटे नागा जो साधु हैं गांजा पिए रहते हैं, क्योंकि उनके गॉड अलाउड करते हैं। तो ये तो मेरे ही गिरोह का आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप जिस चीज के बारे में सोचते हैं ना बेटा, वैसा धीरे धीरे आप होने भी लगते हो। तो आप एसडीएम के बारे में लगातार सोच रहे हो ना, तो आपके अंदर कुछ धीरे धीरे फीलिंग भी होने लगती है, उस तरह की समझ भी आने लगती है, उस तरह की ग्रेविटी भी होने लगती है कि एक एसडीएम के अंदर कैसा पर्सनैलिटी होनी चाहिए, कैसा उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। वो धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होने लगता है। कुछ सोचना तो होगा,
एक बच्चा जो आर्मी में जाने के लिए शुरू से सोचता है ना, तो आप देखते हो धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी भी उस टाइप की कन्वर्ट होने लगती है और इसलिए सफलता में काम भी कर जाती है। तो ये सब बहुत जरूरी है बेटा, वो सब करिए। और अब जो हुआ सो हुआ, 2023 तो गया, 2024 ना जाने पाए, क्योंकि 2024 जाएगा ना बेटा, आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। बता रहे हैं ना, परीक्षाओं के पैटर्न में इतने तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि फिर आप परीक्षाओं को पकड़ नहीं पाएंगे, वो आपकी रेंज के बाहर निकल जाएंगे। तो कुल मिला जुला के यही है बेटा कि खूब मेहनत से, खूब परिश्रम से आप तैयारी करो, प्लान बना के, योजना बना के काम करो, और एक एक सेगमेंट आप जहां पढ़ते हो एक अपना लिस्ट उस्ट बना के रेडी रखो कि गलती से भी कोई सेगमेंट छूटने ना पाए। हमेशा नजर रहे कि कोई प्लानिंग में हमारे कोई ऐसा इलाका तो नहीं छूट रहा है जो हमें पढ़ना चाहिए। तथ्यात्मक चीजों से बहुत अट्रैक्शन मत रखिए, फैक्ट को पढ़ने में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मत करिए। फैक्ट तो पढ़ना ही होगा, फैक्ट तो याद हो ही जाता है। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दो फैक्ट आया है अब तक पढ़ने में, न जाने सैकड़ों फैक्ट आए होंगे, आते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे जब फोकस करोगे तो आपकी आगे की पढ़ाई थोड़ी मजबूत होगी बेटा, माने वो गंभीर पढ़ाई होगी। फिर लगेगा भी कि हाँ, हम एसएससी और ये वनडे की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, हम सिविल की तैयारी कर रहे हैं। तो सिविल की तैयारी करते समय महसूस भी तो हो कि हाँ, हर विषय पे हमारी एक ग्रेविटी है, हर विषय पे हमारी एक समझ है। इस सिर्फ तथ्य याद कर करके काम चलेगा क्या? नहीं, वो सब बेटा धीरे धीरे डेवलप करो। और ये इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है, कठिन तो है ही है। कठिन नहीं होता तो पूरी दुनिया ही आईएएस होती, लेकिन ये प्लान बना के किया जा सकता है। परीक्षा मनुष्य ही देते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं देते, मनुष्य आप भी हैं। तो कोशिश तो हम करेंगे, और फिर से हम रिपीट करेंगे बेटा, असफलताओं से मत घबराइए, है ना। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं कोई आइडियल तो नहीं हूं, मैं कोई आदर्श नहीं हूं कि आप मेरी कॉपी करो, लेकिन मैं बताऊं कि जैसे मैं जिस कंपटीशन को टारगेट किए रहता था, तो जैसे मेरा जब नहीं होता था, ऐसा नहीं कि हो ही जाता था हमेशा, पहली बार में ही आपका हो जाएगा या किसी का हो जाएगा, नहीं होता। मेरा टारगेट असिस्टेंट कमांडेंट थी, अच्छी परीक्षा थी। जब मेरा नहीं होता था ना, तो दुख होता था, लेकिन अगले दिन मैं बड़ा मजबूत हो जाता था। मैं ये मान लेता था कि मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में हो ही गया है, इस साल नहीं, अगले साल जाएंगे ट्रेनिंग में। तो और बढ़िया है, सिलेक्शन हो गया, एक साल का मौका मिला, एंजॉय करते हैं, अगले साल ट्रेनिंग में जाएंगे। मान लो आप पीसीएस में सिलेक्शन हो गया, अगले साल ट्रेनिंग में जाएंगे, बात खत्म। इतना कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा ना, इतना विश्वास अपने अंदर तो पैदा ही करना पड़ेगा ना कि चलो इस साल मेरा हो गया है, जाएंगे ट्रेनिंग करने अगले साल, भले ना हुआ हो। इतना भरोसा रखो ना कि 2024 में ट्रेनिंग करने जाएंगे ही जाएंगे, बात बन जाएगी। क्लियर है? वैसे 2024 में ट्रेनिंग करने वो जाएंगे जिनका इस साल प्रीलिम्स में हुआ है। ठीक है? वो 2024 में जाएंगे ट्रेनिंग में, जिनका प्रीलिम्स में नहीं हुआ है वो 2025 में जाएंगे। नौकरी आपको 25 में मिलेगी अब, और अगर 2024 गया तो फिर 26 में जाएंगे। और शुक्र मनाओ कि इस बार तो सब कुछ ठीक ठाक से हो रहा है यूपीपीसीएस में, नहीं तो कभी कभी ये 3-3, 4-4 साल का प्रोजेक्ट हो जाता था। अभी रेगुलर हो रहा है, क्योंकि अभी रिजल्ट आया, बच्चे ट्रेनिंग में भेजे जा रहे हैं। तो इसका लाभ उठाइए बेटा, मेहनत से काम करिए, घबराइए नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए, भरोसा रखिए। स्टडी मस्ट बी गोइंग ऑन, पढ़ाई होती रहनी चाहिए। ये ब्रेक ब्रेक करके पढ़ाई होने वाली चीज़ नहीं, ये कॉन्टिन्यूस मैराथन दौड़ है, मैंने बोला ना, दौड़ चलती रहनी चाहिए। जब थोड़ा थको तो दौड़ थोड़ी धीमी कर लो, लेकिन दौड़ रुकनी नहीं चाहिए। फिर जब एनर्जी रिस्टोर हो तो फिर थोड़ा तेजी से भागो, क्योंकि ये मैंने कहा ना, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। इसमें दौड़ते ही रहना होगा, दमखम दिखाते ही रहना होगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा, कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना है। और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस टूटा, उस दिन खेल खत्म, उस दिन सब कुछ फिनिश हो जाएगा। और एक चीज़ और बताएं कि जब आप सबसे ज़्यादा निराश होते हैं, जब आप एकदम से टूट चुके होते हैं कि अब उम्मीद की किरण नहीं है, जादू तभी होता है। मिरेकल मैंने तभी देखा जब आप एकदम घबरा चुके होते हैं कि मेरा होगा नहीं होगा, लग नहीं रहा है ये सब। और अक्सर फिर सफलता आपको
उसी वक्त मिल जाता है। तो हिम्मत बना के रखिए बेटा, घबराइए नहीं, वक्त तो आएगा ही आएगा। चलिए बेटा, कहाँ तक चर्चा हुई है, बात करते हैं, बोलो बेटा। हाँ, तो थोड़ा सा रिवाइव कर लेते हैं, 2 मिनट। हम लोगों ने वायुदाब पढ़ा और हम लोगों ने पवन पढ़ा। वायुदाब में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो अस्थाई वायुदाब की पट्टियां होती हैं वो 7 होती हैं। क्लियर है बेटा? और जिसमें से 3 वायुदाब की पट्टी सूर्यताप के कारण बनती है। कौन कौन बनती है, नाम बता सकते हैं? आगे नाम बेटा। हाँ, नहीं ऐसे बोलो थोड़ा अच्छा लगे। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी 2 और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 1। ये 3 वायुदाब की पट्टियां बनती हैं सूर्यताप के कारण, और 4 अस्थाई वायुदाब की पट्टियां जो बनती हैं वो पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण बनती हैं। कल को नाम पूछेगा, वो चारों का नाम बताइए। यानी 4 वो अस्थाई वायुदाब की पट्टियां जो पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण बनती हैं। वो लो हो हाई हो वो नहीं मतलब है, उनका नाम जरा मुझे बता दें। और नाम बोलोगे तो लो हाई तो बोलोगे ही। अरे बेटा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 2 बन गया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 2 बन गया। तो सब ट्रॉपिक, अब कल को पूछेगा निम्न में से कौन सी वायुदाब की पट्टी का निर्माण पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण होता है? ये आसान प्रश्न नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी ठीक ठाक लोगों की। और विकल्प में दे दिया तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पट्टी, विकल्प देगा ना 4 ठो, तो उसमें से हमको यही पकड़ना है बेटा कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ये पृथ्वी की डायनेमिक फोर्स के कारण बनता है। 1 ठो बनता है कि 2 ठो बनता है वो बात की बात है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 2 वायुदाब की पट्टियां बनती है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में। किसके कारण? डायनेमिक फोर्स के कारण। क्वेश्चन यहीं से होंगे बेटा, लेकिन बड़ी नफासत से होंगे। आप जो सोच रहे हैं शायद वैसे ना पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा यहीं से। अगर हम तैयार हैं तो पूछ के देखेंगे, बताएंगे तो हर हाल में। क्लियर है बेटा? तो इन्हीं 7 अस्थाई वायुदाब की पट्टियों का अनुसरण करके जो पवन चलेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थाई पवन। तो 3 अस्थाई पवन हम लोगों ने पढ़ा, पूर्वा, पछुआ, ध्रुवीय। मैंने कहा था कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन थोड़ा ज्यादा तेजी से चलते हैं, और ये भी पूछा, कथन कारण में पूछा कि पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक तेजी से चलते हैं। कारण, उत्तरी गोलार्ध में सागरों की तुलना में स्थल अधिक है। क्या कहेंगे? अच्छा, सुने ही नहीं हम क्या बोले। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन अधिक तेजी से चलते हैं। ए, अरे भाई ए आर वाला क्वेश्चन है ना, तो पहले होगा ए, फिर होगा आर। ए माने एसर्शन, आर माने रीजनिंग, और विकल्प वही होगा। ए आर दोनों सही है व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, ऐसे ही होता है। इसमें दिया कि दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवन अधिक तेजी से चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सागरों की तुलना में स्थल अधिक होते हैं। यही सब खेल होगा आपके साथ, है ना बेटा? अब कुछ इतने उत्साहित रहते हैं कि हाँ ऐसे ही तो कुछ बोले थे ऐसे ही कुछ बोले थे, दूसरा बोले थे। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन अधिक तेजी से चलते हैं। क्लियर है बेटा? कारण उदाहरण सब मैंने बताया। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग अक्षांशों पे इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो 40 से 60 के बीच में चलते हैं, ये तो आपको आइडिया है। ये पछुआ पवन कहाँ से कहाँ चलते हैं? अबाउट 40 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड तक चलते हैं। तो अलग अलग लैटिट्यूड पे इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं, साउदर्न हेमिस्फीयर में। 40 अंश पे गरजते 40, 50 अंश पे भयंकर 50, 60 अंश पे चीखते 60, लेकिन उत्तरी गोलार्ध नहीं। तो चर्चा हुई आपसे। फिर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा समसामयिक या अस्थायी पवनों की चर्चा हो रही है।
तो लिस्ट हम लोग बना के रेडी रखे हैं। एक की शायद चर्चा हुई है, समुद्री पवन व स्थलीय पवन। अगली हेडिंग बना। अगली हेडिंग बनाओ बेटा। क्या है बेटा? हाँ, कैटाबेटिक और एनाबेटिक। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? चोटी की समीर व घाटी की समीर। तो पहला तो ये ध्यान रखना है कि ये पवन किस प्रकार के हैं बेटा? अस्थायी सामयिक है। यही पूछ लेगा कौन सा अस्थायी सामयिक पवन है, तो ये दिमाग में रखना है। अब ये जरूर देखते हैं कि ये पवन कहाँ चलते हैं और कब चलते हैं, क्यों चलते हैं। लिखें, इन पवनों का प्रभाव, इन पवनों का प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। इन पवनों का प्रभाव कहाँ होता है बेटा? पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। ठीक है, कैसे होता है वो थोड़ा समझना है। तो एक एक पॉइंट बना के अलग अलग करेंगे। तो नंबर 1 पहला, लिखिए पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय, थोड़ा सा बेटा इसको देख लो तो ज्यादा क्लियर होगा, डायग्राम से देखो तो ज्यादा स्पष्ट होगा। जैसे कोई पर्वतीय क्षेत्र अगर होगा तो इस तरह के तमाम चोटियां होंगी, बोले बेटा। अब इसमें गड़बड़ी ये होती है कि जब तक सूर्य वर्टिकल नहीं होगा, 90 डिग्री पे नहीं होगा, तब तक घाटियों में रोशनी नहीं पहुंचती। और सूर्य वर्टिकल कितनी देर होता है? बहुत देर तो होता नहीं। तो अमूमन इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी ही पड़ती रहती। बोल नहीं रहो? अरे भाई, लंबवत तो कुछ देर के लिए होती होंगी ना, यानी घाटियों में जो सूर्यताप पहुंचता होगा उसकी अवधि बहुत छोटी होती होगी। अमूमन तो सूर्य इंक्लाइन ही रहता है। जब इंक्लाइन रहता है तो चोटियों पे बढ़िया सूर्यताप मिल जाता है। बोल नहीं रहे? क्योंकि वो इंक्लाइंड होता है तो इनके लिए वर्टिकल हो जाता है। अरे ये खुद ही सरफेस अगर तिरछा है और इस पे अगर तिरछी किरणें पड़ेंगी तो लंबवत हो जाती है ना। देखो ये किरणें तिरछी आ रही है ना बेटा, बोल नहीं रहे? तो अब आपको देखने के लिए तो तिरछी आ रही है, लेकिन इस सरफेस के लिए ये वर्टिकल है। और आपने पढ़ा है कि किसी सरफेस पे सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ती हैं तो सूर्यताप की प्राप्ति अधिक होती है। तो वास्तव में है तो ये तिरछी, लेकिन इस सरफेस के लिए वर्टिकल है तो यहां गर्मी अधिक होगी। और फिर आप देख रहे हो कि अगर थोड़ा इधर तो घाटियों को शैडो मिल रहा है, घाटियों पे ये किरणें नहीं आ पा रही हैं क्योंकि बगल वाली चोटी उसको रोक रही है। तो अमूमन जब तिरछे इंक्लाइंड होती है तो घाटियों में रोशनी नहीं आ पाती। घाटियों में बहुत थोड़े समय के लिए रोशनी आती है। अबाउट जब वर्टिकल हो रही होती है तभी रोशनी आती, तो ज्यादातर रोशनी इंक्लाइंड होती है। अब इधर हो गया सूरज, इधर होगा तो इधर 90 डिग्री पे हो रहा होगा। बोल नहीं रहे? तो अब इसमें होता यह है कि चोटियों के आसपास का इलाका दिन में कुछ ज्यादा ही गर्म रहता है घाटियों की तुलना में। क्यों? क्योंकि घाटियों में सूर्यताप ठीक से पहुंच नहीं पाता ना बेटा, और सूर्यताप पहुंचेगा नहीं तो गर्मी नहीं पहुंचेगी। ये देखा जाता है कि दिन के समय ये चोटियों के इलाके थोड़े ज्यादा गर्म होते हैं, और अगर ये गर्म हो गए तो हवा भी गर्म हो जाएगी। हवा गर्म हो जाएगी तो ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी तो लो प्रेशर होगा, तो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा और घाटियों की अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं चढ़ने लगेंगी पहाड़ों की तरफ। बोल नहीं रहे? पवन किधर से किधर चलता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो दिन के समय चोटियों की ओर लो प्रेशर हो जाता है और घाटियों में अपेक्षाकृत हाई प्रेशर हो जाता है। तो दिन के समय जो पवन है वो घाटियों से चलने लगते हैं चोटियों की ओर। बोल नहीं रहे बेटा?
तो मैंने अभी आपसे बोला था कि पवन जिधर से चलते हैं बेटा वही ना उनका नाम होता है। तो घाटी से अगर चोटियों की ऊंचाई की ओर चलने लगेंगे, इनको हम लोग नाम क्या देंगे? घाटी के पवन। और घाटी के पवन को हम लोग नाम देते हैं एनाबेटिक विंड। ठीक है। हाँ, कहाँ रुके हो जरा वो बोल दो, लाइन बोल दो बेटा, याद नहीं। हाँ, दिन के समय चोटियों की तरफ अधिक सूर्यताप की प्राप्ति हो जाती है। जबकि छाया छत्र हो जाने के कारण, जबकि छाया क्षेत्र हो जाने के कारण घाटियों में सूर्यताप की प्राप्ति कम हो जाती है। घाटियों में सूर्यताप की प्राप्ति कम हो जाती है। याद वाद नहीं करना है, समझना है, बात बन जाएगी। ठीक है बेटा। अतः दिन के समय चोटियों की तरफ यानी ऊंचाई की ओर निम्न वायुदाब तथा घाटियों की ओर अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से उच्च वायुदाब हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब हो जाता है। ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है आपको नहीं कुछ करना है, अब तो जो होना है वो होगा अब। और वो होगा ये कि पवन, मैंने बहुत शुरू में आपको बताया था कि पवन के बारे में एक चीज अपने खोपड़ी में ठूंस लो, भूलना मत कभी। और पूरे भूगोल में इसका एक भी अपवाद नहीं है। जैसे कुछ नियमों के अपवाद होते हैं, यहां एक भी एक्सेप्शन है ही नहीं है। पवन सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगे, इसका एक अपवाद पूरी ज्योग्राफी में नहीं है। वायुदाब अगर बन गया तो पवन चला दो, तो पवन किधर से किधर चलेंगे? घाटी से चोटी की ओर चलेंगे। देखिए स्पष्ट है, पवन का प्रवाह स्पष्ट है, पवन का प्रवाह घाटियों से चोटी की ओर होने लगेगा। ये घटना कब हो रही है? दिन में हो रही है ना बेटा? लिखें, दिन के समय पर्वतीय क्षेत्रों में, दिन के समय पर्वतीय क्षेत्रों में चोटी के पवन का प्रभाव रहता है, सॉरी सॉरी, घाटी के पवन का प्रभाव रहता है। दिन के समय पर्वतीय क्षेत्रों में किसका बेटा? घाटी के पवन का प्रभाव रहता है। क्लियर हुआ? जिसे हम एनाबैटिक विंड कहते हैं। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं बेटा। एनाबैटिक विंड। इसको एनाबैटिक विंड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में चोटी की, सॉरी घाटी की सभी। तो घाटी की सभी अमूमन पूछता नहीं है, क्योंकि नाम सुन के हम तुरंत समझ जाएंगे क्या है। इसलिए अमूमन वो हिंदी में भी देगा तो एनाबैटिक पवन कह देगा। अब इसको नाम से हमें समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या मतलब है। क्लियर है बेटा? सतर्क करते, एनाबैटिक विंड चलेंगे कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में। कैटाबैटिक विंड कहाँ चलेंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में। एनाबैटिक विंड चलेंगे दिन में, और कैटाबैटिक विंड चलेंगे रात में। ठीक है, पैरा चेंज कर लो। रात्रि के समय स्थितियां विपरीत हो जाती हैं।
रात्रि के समय क्या बेटा, स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र विकिरण खिड़की के क्षेत्र होते हैं। क्योंकि ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं बेटा, विकिरण खिड़की के क्षेत्र होते हैं, रेडिएशन विंडो के क्षेत्र होते हैं। क्या होता है बेटा विकिरण खिड़की? बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, बेड़ा गर्क मत करो बेटा, है ना। देखो पीछे छूट जाओगे तो खेल बिगड़ जाएगा, है ना। साथ बने रहो, बात बन जाएगी। सफलता और असफलता के बीच में बस यही एक दूरी है, इस दूरी को पाट लो, आप सफल हो जाओगे। आपको लगेगा अरे सर कर लेंगे, नहीं कर पाओगे बेटा, नहीं कर पाओगे। आपको लग रहा होगा कि ये तो कर लेंगे सर, हम नहीं कर पाओगे बेटा, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ पढ़ना है और हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे लौटेंगे नहीं। अब मैंने कहा था कि वो इलाके, अब कहाँ पलट के देख रहे हो? तो घर पे देखना जाके। क्यों दिमाग में जगह क्यों नहीं बना पाता भाई? मैं तो बड़ा परेशान हूं भाई। मैंने कहा था विकिरण खिड़की उन इलाकों को कहते हैं जहां मानवीय गतिविधियां नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता, तो वहां ये होता है कि सूर्यताप आता है और चला जाता है, कोई रोक नहीं पाता। इसी का उल्टा मैंने आपको बताया था हीट आइलैंड। कैसे निकल जाता है आपके दिमाग में भाई? आपके दिमाग से अगर चीजें निकल जाती हैं तो थोड़ा दिमाग को समझाओ, घर पे जाके दिमाग को ही समझाओ कि देखो भाई जिंदगी का सवाल है यार, ड्रामा मत करो भाई, जो चीजें जरूरी हैं उसको मत भूलो आप। क्लियर है? तो ये विकिरण खिड़की के इलाके हैं बेटा, पर्वतीय क्षेत्र, है ना। अब विकिरण खिड़की के अगर इलाके हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर दिन में गर्म हुए थे तो रात में ठंडे भी होंगे, तो चोटियां रात में अधिक तेजी से ठंडी हो जाती हैं। देख लें अखिलेश, फैन बंद करो बेटा, लाइट कट गई। ठीक है, चोटियां रात में क्या बेटा, अधिक तेजी से ठंडी हो जाती हैं। क्लियर है? अब ठंडी हो जाएंगी, घाटियां उतनी ठंडी हो नहीं पाएंगी। अब कुछ बंद कर दो फैन। क्लियर है बेटा? तो स्थिति क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब चोटियां अगर रात में अधिक ठंडी हो गई विकिरण की वजह से, विकिरण खिड़की की वजह से, तो हवा भी ठंडी हो जाएगी। हवा ठंडी हो जाएगी तो भारी हो जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा। अब वो हवा नीचे डूबने लगेगी, वो हवा खिसकते खिसकते चली आएगी घाटी में। घाटी की जो अपेक्षाकृत उससे गर्म हवा होगी उसको ढकेल के ऊपर कर देगी। बाय द वे इसको तो मैंने विस्तार से पढ़ाया था, जिसको मैंने नेगेटिव लैफ रेट कहा था। ये तो पढ़े हैं आप, काहे भूल रहे हैं? लिखें, चोटियां अधिक ठंडी हो जाती हैं, लिखा बेटा। वायु भी ठंडी हो जाती है, घनत्व तो बढ़ जाता है, डेंसिटी क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। अतः रात्रि के समय चोटी के पवन घाटियों की ओर उतरने लगते हैं। रात्रि के समय चोटी के पवन कहाँ बेटा, घाटियों की ओर उतरने लगते हैं। इसी कारण इसे अभी क्या चल रहा है, अभी वायुमंडल चल रहा है, भूल गए आप? अरे वायुमंडल ही शुरू किया था, अभी वायुमंडल चल रहा, अभी और चलेगा। अभी आर्द्रता और वर्षण पढ़ना है हम लोगों को, जब वो पढ़ लेंगे तो वायुमंडल कंप्लीट होगा। और आपको लगा था कि क्षोभ मंडल वंडल हो गया तो वायुमंडल हो गया, नहीं नहीं बेटा, बड़ा टॉपिक है ना। चलो, तो रात के समय क्या होगा बेटा, चोटियों से घाटी की ओर चलने लगेंगे, तो क्या नाम देंगे उन्हें? क्या ऐसी बात है, लिखिए। इसी कारण इन्हें हम
क्या नाम दे देते हैं बेटा? चोटी के पवन या चोटी के सफेद। क्लियर है? इंग्लिश में कैटाबैटिक विंड कहते हैं। तो अब आपसे पूछेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में रात्रि के समय किस पवन का प्रभाव रहता है? कैटाबैटिक का। पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय किस पवन का प्रभाव रहता है? एनाबैटिक। इसका दो उपाय है। एक उपाय यह है कि याद कर लो, रटो सुबह उठते उठते, दिन के समय एनाबैटिक, रात के समय कैटाबैटिक, और मैं लिख के दे रहा हूं, परीक्षा में उल्टा पुल्टा करके ही आओगे। ये सब याद करने की चीजें नहीं है, दिमाग में है। अब तनाव मुक्त रहिए, परीक्षा में अगर दिख जाएगा वही काम तमाम कर देंगे। टेंशन में आने की जरूरत नहीं। बच्चे बड़े टेंशन में आते हैं। जैसे याद जो करने वाले हैं ना, वो क्या करते हैं, इतने तनाव में होते हैं, जब वो परीक्षा देने जा रहे होते हैं तो जल्दी जल्दी याद कर रहे होते हैं, दिन के समय क्या था, रात के समय क्या था। ये पागल हो जाओगे आप। एकदम टेंशन मुक्त होके जाइए, कुछ मत याद रखिए, सब वही याद आएगा, वही काम तमाम करेंगे। समुद्री समीर और स्थलीय समीर याद करके जाएंगे, दिन के समय समुद्री और रात के समय स्थलीय, हो जाएगा उल्टा पक्का परीक्षा में। नहीं, वही कल्पना करेंगे दिन में होगा क्या, और वही बता देंगे कौन किधर किधर चलेंगे। तो पढ़ाई ये होनी चाहिए ना बेटा, एकदम मस्त होकर परीक्षा में जाना है। तनाव लेके परीक्षा में जाओगे, अरे याद तो ऐसे ही बहुत कुछ करना पड़ेगा बेटा, बिना याद की परीक्षा में समसामयिकी पूरा आपको याद ही करके जाना है, तो वो तो बर्डन अलग से है। एक तो भूगोल का भी बर्डन पाल लो, एक तो संविधान का और अर्थव्यवस्था का, और पागल होके घूमते घूमते जाओगे परीक्षा सेंटर पे। तो भैया जहां याद करने से बचा जा सकता है वहां बचिए, जहां कोई विकल्प है ही नहीं है वहां तो याद करना ही पड़ेगा। दोनों का कॉकटेल बनाइए, न कि एकदम याद करने पे ही आमादा रहें कि क्या समझना है याद कर लेते हैं। आपको बंदर का नाच नचा देगा वो, कह रहे ना, सब याद वाद किया धरा रह जाएगा। तो क्लियर है बेटा, दिन के समय रात के समय। अच्छा सोच के बताओ, दिन के समय समुद्री समीर रहता है कि स्थलीय समीर रहता है? हमने व्याख्या भी करके मुझे बताना पड़ेगा। सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं। वेरी गुड, याद करके बताए थे, इसमें याद क्या करना है। दिन के समय स्थल ज्यादा गर्म हो जाएंगे, फेल हो गया। स्थल ज्यादा गर्म होंगे, वायुदाब कम हो जाएगा, सागरों में हैवी होंगे, सागर से स्थल को चल पड़ेंगे रात में। अब इतना तो समझदार ही इसी का उल्टा बता देंगे रात में। ये बेटा पढ़ाई होनी है, न कि याद करने वाली पढ़ाई होनी है। याद कितना करोगे भाई? नहीं, मैं आपके फेस से गुजरा हूं और मुझे सब समस्या पता है। ये सब छोटी छोटी चीजों को अगर हम याद करने लगे तो हो गई हमारी पढ़ाई बहुत बढ़िया। ये सबसे कुछ नहीं होगा, आगे बढ़े। अच्छा, वर्तमान पवन का प्रभाव यानी अस्थायी पवन का जो प्रवाह है वो फेरल सेल के कारण है कि हेडली सेल के कारण? यानी फेरल के नियम से है कि हेडली के सेल? फेरल के नियम से है। एक कोश की नहीं वरण ट्राई कोश की। अरे कै जानी बताएंगे परीक्षा में, अगर हम बता रहे ना, आपको मजाक समझ में आ रहा होगा, परीक्षा में खाली ये पूछे तो तेल निकल जाएगा ठीक ठाक लोगों का। वर्तमान जो अस्थायी पवन का प्रभाव है वो एक कोश की सिद्धांत पे है कि त्रिकोश की सिद्धांत पे है? जाहिर सी बात है, आसान हो गया ना, क्योंकि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है ऐसा क्यों हो रहा है। और नहीं तो बता तो रहे कि हालत खराब हो जाएगी, अंड बंड ट्रिक करेंगे और फिर लेने का देना पड़ जाएगा आपको। क्लियर है बेटा? तो त्रिकोश की सिद्धांत में भी आपने पढ़ा था कि दो कोशिकाएं हेडली सेल हैं, एक विपरीत हेडली है। तो कौन विपरीत है? बीच वाली विपरीत है, क्योंकि दो तो वैसे ही हैं जैसा हेडली ने कहा था। ये बीच वाली गड़बड़ धरती कर दी। बीच वाली कोशिका जो बनी, यानी जिसको हम कहते हैं ना विपरीत हेडली सेल, कल को पूछेगा विपरीत हेडली सेल का निर्माण निम्न से किस कारण से हुआ? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण हुआ, सूर्य ताप के कारण नहीं हुआ। यही सब होगा बेटा खेल। डायरेक्ट कहीं कुछ आपसे पूछने वाले नहीं है हायर कंडीशन में, वो घुमा घुमा के इधर उधर से चीजों को पूछेंगे। लेकिन हम भी तो तैयार ही है ना कि घुमाओ, जान छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चीजें हम समझे हैं। या थोड़ी किया है कि हम एक लाइन रटे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़े दिन होते हैं, रट के गए हो। अरे हम सबसे बड़े नहीं होते, काहे होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या होता है, सब पता है। तो कुछ भी पूछोगे हम बता देंगे, ये बिल्कुल तय जाना। लेकिन आपने अगर ये रटा है लोसेंट से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन होते हैं,
ये जरूरी है कि यही प्रश्न पूछेगा? कहेगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रात कब होती है? रटे तो है सबसे बड़े दिन। अरे नालायक, जब सबसे बड़े दिन हो गए तो जाहिर सी बात है सबसे छोटी रात हो गई। लेकिन इतने नालायक मूर्ख हैं बच्चे, ये भी नहीं सोच पाते, तो उनके लिए कंपटीशन नहीं है ही नहीं। चले, अब कोशिश करने में हम ये तो नहीं कह सकते कि प्रतिबंध है, कोई कोशिश करे भाई, लेकिन उनके लिए कंपटीशन है नहीं। सत्य यही है, वो दूर रहें इससे। तो कोई बिजनेस करें, कोई काम धंधा करें, ज्यादा अच्छी संभावना है। चलो बेटा, ये क्लियर हो गया क्या क्या हुआ बेटा? सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, कैटाबैटिक विंड, एनाबैटिक विंड, ये 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, बोल दो जरा। है मानसून, मानसूनी पवन। तो इसको बेटा हम लोग एक बार फिर पढ़ेंगे, है ना, जैसा पहले भी मैंने बताया था। या परेशान मत होइएगा, इसका अध्ययन हम लोग एक बार फिर से करेंगे। जब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो बहुत कस के पढ़ेंगे इसे, मैंने पूरी ताकत से पढ़ेंगे। इसका अभिप्राय यह नहीं कि हम यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है, दिमाग में रखना है कि मानसूनी पवन जो होती है वो अस्थायी पवन है। इसको क्यों अस्थायी कहते हैं, वजह होगी, तो उसी वजह को थोड़ा सा समझना है, भूगोल के माध्यम से समझना है। क्योंकि मानसूनी पवन का सरोकार भारत से संबंधित है, ये ग्लोबल पवन नहीं होती, यानी इसका ज्यादा रिश्ता किससे है बेटा? भारत से है। तो भारत के ही संदर्भ में इसको समझा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से बेटा समझने की कोशिश करिएगा। देखो, भूगोल आपको आसान लगता है, मुश्किल लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन भूगोल वाकई बहुत आसान है। आपको लग रहा होगा कि सर आपको आता होगा इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं, हो सकता है आता हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये इतना लॉजिकल है बेटा, इतना तार्किक है और इतना सिस्टमैटिक है कि वाकई बहुत आसान है। बस ये है कि इसके बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। अगर इसके बेसिक क्लियर है बेटा तो बहुत कंफर्टेबल सब्जेक्ट है ये, बहुत आरामदेह सब्जेक्ट है। अब ये है कि मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपका बेसिक्स कम से कम क्लियर होता जाए, ताकि भूगोल बहुत आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए। थोड़ा सा बेटा हम कुछ आपसे राय लेंगे, मुझे राय दीजिएगा। क्योंकि चीजें धीरे धीरे ही सिखाई जा सकती है, एक साथ सारी चीजें नहीं सिखाई जा सकती। एक बच्चा जब पहली बार बाइक चलाना सीखता है ना, उसको सिखाया जाता तो उसको ये नहीं बताया जाता कि एक्सीडेंट भी होता है। सिर्फ फोकस ये किया जाता है कि चलाना सीख ले, पहले क्लच, एक्सीलेटर, ब्रेक वगैरह ये चलाना सीख ले। जब चलाना सीखेगा तब लड़ेगा एक दिन, तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक्सीडेंट भी होता है। तो अभी पहले दिन चलाना सिखा रहे हो, उसी दिन उसको लगे डराने की बड़ा भयानक एक्सीडेंट भी होता है, तो डर जाएगा ना। तो पढ़ाई ऐसी ही होती है कि पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर खतरों से परिचय कराएंगे आपका। अचानक खतरों से परिचय कराना ठीक नहीं। तो थोड़ा सा बेटा एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जैसे हम लोग वायुदाब की पट्टी पढ़े थे, याद है? तो मोटा मोटा थोड़ा समझना है बेटा कि वायुदाब की पट्टी हम लोग पढ़े थे, एक ये, एक यहां, एक यहां, बोले, और एक इस जगह पे, सो ऑन, एक यहां, एक यहां, और एक इस जगह पे। अब हम इसका अक्षांश वगैरह क्या लिखें, आप समझ ही रहे हो। ये डायग्राम जब बनाया गया था, तो भाई एक दिन का डायग्राम तो है ना, जिसको हमने कहा था इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। एक बात मुझे बताइए, मुझे लगता है ये डायग्राम तो 21 जून का था, सॉरी 21 मार्च का था, 21 मार्च या 23 सितंबर का था, तब जब सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमक रही थी। बोल नहीं रहे, क्या सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा विषुवत रेखा पर ही रहती हैं? नहीं रहती ना। तो ये सूर्य की किरणें, ये वायुदाब की पट्टी की कल्पना उस दिन की है जो डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था, जिस दिन सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे पड़ रही थी। बोल नहीं रहे हो। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत क्या साल भर पड़ती हैं?
नहीं, ये तो साल में 2 ही दिन पड़ती है ना बेटा। 21 मार्च, 23 सितंबर। क्या पूरे साल भर में रोज 21 मार्च और 23 सितंबर ही रहता है? बोल नहीं रहे, नहीं रहता। अब जाहिर सी बात है कि अगर सूर्य की लंबवत किरणें यहां चमकने लगी तो जाहिर सी बात है जिसे आपने नील वायुदाब कहा था, वो इसलिए कहा था कि यहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। अब तो सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ रही है ना, तो विषुवत रेखा तो भले यहां रह जाए, लेकिन जो निम्न वायुदाब की पट्टी है वो तो अब यहां बनने लगेगी ना। हाँ या ना बोलो, कोई डाउट हो तो क्लियर करो। जैसे ये डायग्राम जो हम लोगों ने बनाया था, ये उस दिन का बनाया था जिस दिन सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे चमक रही थी। तब हमने कहा था कि विषुवती निम्न वायुदाब की पट्टी। लेकिन जब सूर्य की किरणें इस रेखा पे आ जाएं, जिसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, तो सूर्य की किरणें अगर कर्क रेखा के आसपास पहुंचने लगी, तब तो सबसे अधिक गर्मी यहां देने लगेंगी। विषुवती क्षेत्र तो यही रह जाएगा, लेकिन निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहां से सरक के यहां चला आएगा। आया ना? तो इसका मतलब है कि वायुदाब की पट्टी जो हमने आपको दिखाया था अस्थाई, वो वायुदाब की पट्टियां हमेशा उसी जगह पे नहीं रहती। आया ना? वो जैसे ये मेरी फिंगर है ना, ऐसे ये हमने बना दिया वायुदाब की पट्टी। अब सूर्य जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब नॉर्थवर्ड मूव करता है, तो ये ऐसे सरकती, और सूर्य जब कर्क रेखा की ओर आता है तो वायुदाब की पट्टियां नीचे शिफ्ट होती रहती है, बनी हुई, लेकिन एक जगह पे फिक्स नहीं रहती। क्यों? सूर्य की लंबवत किरणों के पीछा तो यह भी करेंगी ना। जहां सूर्य की किरणें लंबवत होंगी, वहां ना निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा नीचे, तो वो थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे शिफ्टिंग होती रहती है, जिसको कहते हैं वायुदाब की पट्टियों का हस्तांतरण। लेकिन एक चीज देखा गया है बेटा, कि वायुदाब की पट्टियों का जितना हस्तांतरण उत्तर की ओर होता है, यानी सूर्य, अभी देखो, अभी आपका 21 जून बीता ना, अरे भाई अभी तो बीता इसी महीने में ना, बोल नहीं रहे। 21 जून को सूर्य की किरणें इस पे लंबवत थी, कहां? कर्क रेखा पर। तो अब तो कर्क रेखा ताप विश्वत हो गई ना। अब तो कर्क रेखा ऐसे बिहेव करेगी कि जैसे कर्क रेखा ही विश्वत रेखा हो। आया ना? लेकिन अब सूर्य की किरणें फिर इधर भी तो आ जाएंगी ना बेटा, 22 दिसंबर को। कहा? मकर रेखा पर। अब तो मकर रेखा ऐसा व्यवहार करेगी कि जैसे यही विश्वत रेखा है। बोल नहीं रहे। लेकिन जाहिर सी बात है, विश्वत रेखा तो एक है, तो ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं भूगोल की भाषा में ताप विश्वत। क्या कहते हैं बेटा? ताप विश्वत, थर्मल इक्वेटर। तो विश्वत रेखा तो अपनी ही जगह पे रहती है, लेकिन ताप विश्वत विश्वत रेखा पे हमेशा नहीं रहती। विश्वत रेखा वर्ष में 2 दिन ताप विश्वत भी रहती है। कब कब बेटा? 21 मार्च और 23 सितंबर को। उसके बाद विश्वत रेखा तो अपनी जगह पे ही रह जाती है, ताप विश्वत धीरे धीरे उत्तर की ओर चला जाता है। बोल नहीं रहे। फिर ताप विश्वत धीरे धीरे दक्षिण की ओर चला जाता है। ठीक, ज्योग्राफी में टर्म है थर्मल इक्वेटर। इक्वेटर तो फिक्स रहता है, लेकिन थर्मल इक्वेटर फिक्स नहीं रहेगा। वो किसका पीछा करेगा? वो सूर्य की लंबवत किरणों का पीछा करेगा। क्लियर है बेटा? अब बताइए कि भूगोल में ये देखा गया है कि ये ताप विश्व जितना उत्तर की ओर जाता है, उतना दक्षिण की ओर नहीं जाता। सोच के बता सकते हैं क्यों? बस सिंपल सी बात है। दक्षिणी गोलार्ध में सागर है ना, तो सागर बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करते ताप को, और बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे कि ताप विश्व उतना दक्षिण नहीं जा पाता जितना उत्तर की ओर चला जाता है। बोल नहीं रहते हैं। इसका मतलब है कि वायुदाब की पट्टियों का खिसकाव जितना उत्तर की ओर होता है, उतना दक्षिण की ओर नहीं होता। पता नहीं समझ पाए कि नहीं? क्लियर है बेटा? अब जब तक ये नहीं समझोगे बेटा, हम मानसून आपको नहीं समझा पाएंगे। ये चीज अगर क्लियर आपकी नहीं है तो हम मानसून आपको कैसे समझा पाएंगे? क्लियर है? अब एक बात मुझे बताइए,
इस इलाके में कौन से पवन चला रहे थे आप? कौन बोला पछुआ? नाक मत काटो मेरी भाई। इस इलाके में कौन सा पवन है बेटा? पूर्वा है, वाणिज्य पवन है। क्लियर है? एकदम सब मिट्टी में मिला देते हो एक पल में भाई। हम लोगों को तो इतना मजबूत होना है बेटा ना कि सपने में भी गलती ना हो। ऐसे कैसे गलती होगी? मैंने कहा था यही तो पवन है बेटा, यही ना कहा था। कुछ मत याद रखो, बस एक डायग्राम याद रखो, अमर हो आप। ये तो 300 लाइन बोला था याद करने के लिए। तो उस तीन में से कौन वाली लाइन दिख रही है? ये वाली, ये पूर्वा है। ये इसका उल्टा है तो पछुआ हो गया। यही है। बारह, चलो ठीक है, होगी एक दो बार गलती होगी तो सही हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। एक बात बताइए, ये पवन का जो डायग्राम दिख रहा है ये भी तो 21 मार्च का दिख रहा है। बोल नहीं रहे हो? ये भी जो एक इलाका दिख रहा है, ये इलाका तो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिख रहा है। जब ये इलाका उठ के यहां चला जाएगा, बोल नहीं रहे, ये इलाका उठ के जब यहां चला जाएगा तो ये भी उठ के इधर चली जाएगी और ये शिफ्ट करके इधर चली जाएगी। बोल नहीं रहे हो? समझ नहीं आ रहा है? जब लो प्रेशर बेल्ट यहां है तो ये ऐसे चल रही है, ये लो प्रेशर बेल्ट ऊपर जब सरकेगा तो ये वाला थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा और ये वाला थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, आया ना? और ये वाला जब पूरी तरह से यहां चला आएगा तो इस इलाके में इस पछुआ पवन का प्रभाव हो जाएगा। अरे सॉरी, पछुआ में बोल रहा हूं, पूर्वा का प्रभाव हो जाएगा। और अब पूर्वा इधर वाली उत्तरी गोलार्ध के इस इलाके में चलने लगेगी जिस इलाके में कभी पछुआ पवन चला करता। बोल नहीं रहे? और यही मामला इधर भी होगा। जब ये उठ के इधर आने लगेगा तो उत्तरी गोलार्ध की जो वाणिज्य पवन है, पूर्वा पवन है, ये थोड़ा आगे तक बढ़ने लगेगी। बोल नहीं रहे? भाई एक न एक दिन तो हम रोक के आपको दिखाएंगे ना डायग्राम में, चलायमान चित्र कैसे दिखा दें बोर्ड पे। तो हम एक दिन का डायग्राम तो दिखाए हैं, लेकिन साल भर ये ऐसे नहीं होता, ये ऊपर नीचे आता जाता रहे। क्यों? सूर्य की लंबवत किरणों के खिंचाव के कारण, है ना? अभी हम सब लिखाते हैं बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ कुछ दिमाग में असर हो रहा है जो हम बोल रहे हैं, प्रभाव हो रहा है। अब एक चीज बताइए कि मानसून हमारे यहाँ कब आता है? हाँ, ऑफिशियल भारत का मानसून आपको पढ़ाएंगे तो ऑफिशियल जो डेट है भारत में मानसून का, वो हम लोग मानते हैं 15 जून से शुरू हो जाता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर तक हम मानते हैं। बारिश तो अक्टूबर तक भी हो जाती है। कभी आपने विचार किया कि 15 जून से ही बारिश क्यों शुरू हो जाती है, यानी मानसून की शुरुआत हम लोग मानते हैं? देखो डायग्राम जरा गौर से देखो। सूर्य की लंबवत किरणें चली गई कहां? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है। कक्षा 6 से रट रहे हो, प्रदेश का नाम हम भी याद किए होंगे, किन किन प्रदेशों से जाती है। तो कर्क रेखा जब भारत के बीच से गुजर रही है उस समय ताप विषुवत और विषुवत रेखा से हटके चली गई कहां? कर्क रेखा पर चली गई। तो पूरा उत्तर भारत गर्म हो रहा होगा। बोल नहीं रहे? अब दक्षिणी गोलार्ध की जो वाणिज्य पवन है ये अब विषुवत रेखा पार करेगी क्योंकि अब उसको आगे बढ़ना होगा। बोल नहीं रहे हो? जब वो विषुवत रेखा को पार करेगी तो कहां घुसेगी? उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी, करेगी ना? उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगी और उत्तरी गोलार्ध में डंडा लेके बैठे हैं कोरियोलिस और फेरल कि अगर उत्तरी गोलार्ध में घुसे तो दाहिने मुड़ना होगा, आया ना? तो ये जाएगी जब इधर तो कोरियोलिस बल और फेरल के नियम के कारण ये दाहिने ओर शिफ्ट हो जाएगी। अपने मार्ग से किधर मुड़ेगी? दाहिनी ओर। और यही जब दाहिनी ओर मुड़ जाती है तो घुसने लगती है भारत की ओर। मैप देखो, ठीक नीचे ही विषुवत रेखा है। जब ये आगे बढ़ेगी तो विषुवत रेखा को पार ऐसे करेगी इस डायरेक्शन में, लेकिन चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध में घुसेगी इसको अपने मार्ग से दाहिने मुड़ना होगा। बोल नहीं रहो बेटा? ये जो भारत का इलाका है ये जीरो से शुरू है,
8 से शुरू, 8 डिग्री से है ना, तो 0 तो नीचे होगा ना। जब इसको पार करेगी ऐसे, तो घूमेगी किधर, दाहिने और ऐसे हो जाएगी। इसी को कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसून काल में जो वर्षा काल शुरू होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। और ये मानसून कुछ और नहीं होता, ये दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन होती है, पछुआ नहीं, पूर्वी पवन होती है, क्योंकि हजारों किलोमीटर ये समुद्र की यात्रा करके आ रही होती है। देखो, इसके साथ मॉइस्चर होता है, इसके साथ नमी होती है, और जब ये स्थलों पे आती है तो घनघोर बारिश करती है। क्लियर है? अब इसको अस्थाई क्यों नहीं कह रहे हैं, वो थोड़ा समझिए। अब आइए, सितंबर तक आप वर्षा काल माने हो, सितंबर में सूर्य की किरणें कहां होती हैं, फिर आ जाती हैं विषुवत रेखा पर। यानी वह जो ताप विषुवत कर्क रेखा पे था, अब वो लौट के चला आया कहां, विषुवत रेखा पर। अब सितंबर के बाद ताप विषुवत शिफ्ट होगा दक्षिण की ओर, होगा तो वायदाब की पट्टी भी शिफ्ट होगी दक्षिण की ओर। वायदाब की पट्टी दक्षिण को शिफ्ट होगी तो हमारे इलाके में फिर हमारे लोग आ जाएंगे। यानी हमारा जो इलाका था, उस इलाके में उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन फिर स्थापित हो जाएगी। यानी जो उसकी जगह थी, उस जगह से शिफ्ट होकर फिर चली आएगी। अब भारत के ऊपर कौन सी पवन चलेगी, जरा गौर से देखो। अब भारत के ऊपर स्थापित हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन। बोल नहीं रहे हो? अरे नीचे चला आया ना, तो ये चला गया था ऊपर, ये अंदर घुस गया था, तो हमारे ऊपर प्रभाव इसका हो रहा था। अब जब वायदाब की पट्टी नीचे खिसकना शुरू हुई, तो ये यहां से खिसक के फिर यहां चली आई। अरे भैया, भारत कहाँ है, भारत यही न है, यही न है भारत। अब भारत के ऊपर कौन आ गया, देखो किसका इलाका है ये उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन का इलाका हो गया ना। अब इसको कहेंगे उत्तरी पूर्वी मानसून। इसकी क्या दिशा है, देखो। अरे हद हो गई यार, इसकी क्या दिशा है, इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो वास्तव में ये है तो वाणिज्य पवन ही, तो कुछ समय ऊपर की ओर चली जाती है, कुछ समय फिर मूल स्थान पर स्थापित हो जाती है। क्योंकि साल भर में इनका 2 बार दिशा परिवर्तन हो रहा है ना, एक बार दक्षिणी पश्चिमी मानसून और एक बार उत्तरी पूर्वी मानसून, और दोनों की दिशा एकदम उलट है। अरे भाई, दक्षिणी पश्चिमी की दिशा यह है और उत्तरी पूर्वी की दिशा यह है। तो इस पवन के मार्ग में साल भर में 2 परिवर्तन हो रहा है ना। परिवर्तन चाहे किसी भी कारण से हो रहा हो, अगर परिवर्तन हो रहा है, कि अस्थायी पवन तो नहीं ही कहलाएगी। इसलिए मानसूनी पवन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अस्थायी पवन। ठीक है, तो अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे बेटा, यहाँ भारत के भूगोल पे आएंगे ना। अभी एक तो बहुत बड़ी गड़बड़ी आपने करा दिया, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का पूरा सिस्टम बना हुआ बेटा, वो हमने 20 साल में सिस्टम बनाया है बहुत सोच समझ के। ये मनमाना नहीं है कि आप फरमाइशी कार्यक्रम करो कि सर यही से शुरू कर दो, हम तो कर ही देंगे शुरू, हमें क्या परेशानी है। लेकिन परेशानी यह है बेटा कि हर चीज को पढ़ाने का एक सिस्टम है। इसीलिए पहले हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ाते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बाद हम पृथ्वी को पढ़ाते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पढ़ाते हैं। तब आपको क्लियर होता है कि सूर्य का उत्तरायण किसे कहते हैं और सूर्य का दक्षिणायन किसे कहते हैं। तब इन सब चीजों को आसानी से समझाया जा सकता। अब वो तो गायब हो गया। आप ही ने बाईपास कराया है, आप ही ने कहा था वायुमंडल से शुरू करो, मैंने तो शुरू कर दिया, अब मामला फंस रहा है। हाँ, अगर समझ पा रहे हैं आप तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि कभी न कभी मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। तो अगर ये क्लियर हो रहा है तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आप कहोगे सर आप सीधा पढ़ाना शुरू कर दीजिए हाइड्रोस्फीयर, हम शुरू कर देंगे, हमें क्या परेशानी है। कोरियलिस बल पढ़ा नहीं, फेरल का नियम पढ़ा नहीं, समुद्री धारा क्यों घूमेंगी, अब आप समझना, हमसे क्या लेना देना। इसीलिए पढ़ाई बेटा वो गजल और कव्वाली थोड़े कि सर गजल सुना दीजिए। यहाँ पूरे पढ़ाने का एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक लय बनानी पड़ती है।
ताकि आगे जब हम चीज़ों को पढ़ें तो पिछली पढ़ाई उस पर काम आए। इसीलिए मैं भारत का भूगोल नहीं पढ़ाता। पहले दुनिया के विशेषज्ञ टीचर पढ़ाते हो, पढ़ाएं, उनको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मैं इतना बड़ा टीचर नहीं हूं कि सीधे भारत का भूगोल पढ़ा दूं। मैं जब तक विश्व का भूगोल पढ़ा नहीं लूंगा, हम भारत का भूगोल पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हम वायदा की पट्टी का हस्तांतरण नहीं पढ़ाएंगे, भारत का मानसून आपको कैसे समझाएंगे? सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन अगर आपको समझाएंगे नहीं, तो फिर हम आपको कैसे बता पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध की वाणिज्य पवन अपनी जगह पे आई, दक्षिण गोलार्ध की वाणिज्य पवन आगे बढ़ गई? हम कैसे समझा पाएंगे? पवन ही नहीं पढ़ेंगे तो मानसून कैसे समझा लेंगे? और पवन तो तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक हम विश्व का भूगोल नहीं पढ़ेंगे। अब दादागिरी करते हैं कुछ टीचर। अब हम तो इंतजार करते हैं कि कोई मिल गए ना मेरे सामने, अगर टीचर जो शुरुआत भारत के भूगोल से करते हैं तो उनको आदमी बना देंगे हम, कि मुझे तो समझा के दिखाओ भारत का भूगोल, बिना विश्व का भूगोल पढ़ाए मुझे समझा के दिखा दीजिए। लेकिन अब बच्चे हैं ना बेटा, 3-5 करके तो कर ही लेते हैं लोग। नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का एक सब शेड्यूल है बेटा, उस शेड्यूल से ही आगे बढ़ना चाहिए, और शेड्यूल से आगे नहीं बढ़ोगे तो सब चौपट होगा। अच्छी बात यह है कि आप लोग गिरते पढ़ते पढ़े हैं तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा है, कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। तो आगे बढ़ो बेटा। मानसूनी कौन हेडिंग बना लिया है? उसमें एक टर्म पहले लिखो, पहले हम उसको डिफाइन करें। बिना उसको डिफाइन के बात नहीं बनेगी। आपकी परीक्षा में सीधे सीधे पूछा है कि ताप विश्वत किसे कहते हैं। 90% हाथ खड़े करते थे। विश्वत रेखा तो पढ़ा है उन्होंने, पढ़ाते समय विश्वत रेखा तो बच्चों के दिमाग में। ये थर्मल इक्वेटर किसे कहते हैं, उनकी बुद्धि गुम हो जाती है। जबकि पूरा का पूरा मानसून का मूवमेंट थर्मल इक्वेटर से जुड़ा है, और ताप विश्वत ही नहीं पता है तो मानसून क्या खाक समझ में आएगा? तो पहली हेडिंग बनाए बेटा, ताप विश्वत। थर्मल इक्वेटर इंग्लिश जरूर लिखो, ताप विश्वत, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, थर्मल इक्वेटर। भूलना मत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे पूछ लेता है ताप विश्वत क्या है। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं बेटा, फिर लिखिएगा। लिखने में बहुत जल्दबाजी मत दिखाइए। ताप विश्वत का मतलब ये है कि आपने पढ़ा है, इस बार नहीं पढ़ाया मैंने, पिछली बार आपको मैंने पढ़ाया। अभी इधर कोई वीडियो नहीं होगा मेरा जिसमें मैंने बताया कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो एक जगह फिक्स नहीं होती। वो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में पूरे साल भर में घूमती रहती है। अब आपको तो तकलीफ हो रही है, इन लोगों को तो नहीं हो रही। ये लोग पढ़े हैं, किसी योजना में पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हैं। तो हम पढ़ाएंगे बेटा, हमने वायदा किया था ना कि हम वायुमंडल पढ़ा लेते हैं, तो पहले धरती को उस इलाके पे बात जरूर करके तभी आगे बढ़ेंगे। 12 तो ये देखा जाता है बेटा कि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो पूरे साल भर में विषुवत रेखा पे नहीं पड़ती, क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है। आप कोई बताएगा इस समय सूर्य क्या हो रहा है? अब दक्षिणायन हो रहा है। 21 जून के बाद सूर्य की किरणें अब दक्षिणायन होने लगती हैं, साउथ वर्ड जाने लगती हैं। इसलिए अब दिन हमारे छोटे होते जाएंगे, रातें बड़ी होती जाएंगी। जो बड़े दिन होने थे हो चुके, अब डे बाय डे दिन छोटा होता जाएगा। 21 जून को जो सूर्यास्त हुआ होगा वो जिस समय पे हुआ होगा अब उस समय पे नहीं होगा, उससे पहले होगा। और आपको एक एक दिन पे आइडिया भले न लगे, लेकिन हफ्ते 10-10 दिन पे डिफरेंस आपको समझ में आएगा। अरे यार 7 बजे तो उजाला रहता था, अभी तो अंधेरा हो गया, ये सब आपको महसूस होने लगेगा। तो अब सूर्य क्या हो रहा है बेटा? दक्षिणायन हो रहा है, दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। अभी वो दक्षिण को आते आते विषुवत रेखा पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, और वो चला आएगा कहाँ? मकर रेखा। ठीक है, फिर यहाँ के नीचे नहीं जाएगा, 23 को वापस हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा विषुवत रेखा पे, फिर आएगा करके, यही क्रम हमेशा चलता रहेगा। तो अभी हम लोग इधर वाले क्रम में हैं। इस क्रम को पूरा किया है, मानसून एकदम चल पड़ा है, कस के मूवमेंट बना लिया है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध की वाणिज्य पवन घुस चुकी है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर है?
अब बीच में एक तो साहब आके सब डिस्टर्ब कर दिए ना। अरे भाई, जो साइक्लोन आया वो कहानी गड़बड़ा दिया सब। ये सारा वाहिद आपका तो खेल है। सारा जो मानसून वानसून का मूवमेंट है वो क्या है बेटा, वाहिद आपका खेल है। अब इसी में एक बड़ा खिलाड़ी आ गया, कहा पहले हम खेल लेते हैं, फिर तुम लोग खेलना बच्चे लोग। वो खेला 10-15 दिन तक खेल, तबाही मचा दिया, पूरे वाहिद आपकी पट्टी को ही तहस नहस कर डाला। अब मानसून कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, देख ही तो रहे हो। किसी ने बताया कि 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साथ दिल्ली और बंबई में बरसात शुरू हो गई। वही सब जिसे कहते हैं ना कि वो भीड़ को खदेड़ दिया, तो कोई इधर भागा कोई उधर भागा। भीड़ तो अपने सिस्टम से चल रही थी, लेकिन भीड़ को खदेड़ दिया मानसून, कोई किधर भाग गया कोई किधर भाग गया, कहीं कहर बरपा दे रहा है, कहीं एक बूंद बारिश नहीं हो रही। यही सब होगा ब्रिटिश सर्विस इस साल। ये पूरा अरे जुलाई आपका समाप्त हो रहा है, हिंदी के हिसाब से अगले महीने में सावन का महीना आना है। हिंदी के महीने से इसमें आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ के महीने में चारों तरफ कीचड़ मिट्टी धूल नहीं दिखती है, अभी सड़कों पे धूल दिख रही है ना बेटा। और मुझे लगता है कि अगले ही महीने में आपका सावन का महीना शुरू हो जाएगा। सावन के महीने में झमाझम बारिश और चारों तरफ हरियाली होती है। जुलाई निकल गई, बारिश कहाँ देखा आपने? ये बारिश कहते हैं? अरे ऐसी बारिश तो हमारे यहाँ साल भर होती रहती है, कभी भी हो जाती है, जाड़े में इससे ज्यादा बारिश हो जाती है। तो कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, सब बिगाड़ा है किसी ने, है ना बेटा। चलिए वो सब चर्चा होगी, पहले इसको लिखिए। लिखें, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क तथा मकर रेखा के मध्य, सूर्य की लंबवत किरणें किसके किसके बेटा? कर्क और मकर रेखा के मध्य वर्ष भर विचलित होती रहती। ठीक है बेटा। जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं उसे ही ताप विश्वत कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? ताप विश्वत कहते हैं। वर्ष में 2 दिन, वर्ष में कितने बेटा? 2 दिन। नाम लिख लो, 21 मार्च और 23 सितंबर। विषुवत रेखा ही ताप विषुवत बन जाती है। विषुवत रेखा ही क्या बेटा? ताप विषुवत रेखा बन जाती है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तय है कि साल भर विषुवत रेखा ताप विषुवत नहीं होती। कल को पूछेगा कि विषुवत रेखा निर्णय से किस तारीख को ताप विषुवत बन जाती है, और इसी में से कोई तारीख दे देगा 4 विकल्प में से, तो तकलीफ हो जाएगी। क्लियर है बेटा? तो 2 दिन तो विषुवत रेखा ताप विषुवत बनती है, एक दिन कर्क रेखा ताप विषुवत बनती है, और एक दिन मकर रेखा ताप विषुवत बनती है। ठीक है? 21 जून को कर्क रेखा ताप विषुवत बन जाती है, तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा ताप विषुवत बन जाती है। नहीं मिलेगा धरती की किसी किताब में पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने की चीज ये है ही नहीं है, ये समझ की चीज है ना बेटा। हाँ लिखिए, ताप विषुवत, पैरा चेंज करके बेटा नीचे से। ताप विषुवत के स्थानांतरण के कारण वायु दाब की, सॉरी, ताप विषुवत के स्थानांतरण के कारण अस्थाई वायु दाब की पट्टियों का भी खिसकाव होता है।
अस्थाई वायुदाब की पट्टियों का भी खिसकाव होता है जो ताप विश्वत का अनुसरण करती है। ठीक है बेटा, जो किसका अनुसरण करती है बेटा? ताप विश्वत का अनुसरण करती है। क्लियर है बेटा? अब आइए, मानसूनी पवन की उत्पत्ति में लिखें, पैरा चेंज करके, मानसूनी पवन की उत्पत्ति में वायु दाब की पट्टियों का हस्तांतरण, वायु दाब की पट्टियों का स्थानांतरण लिखो, वायु दाब की पट्टियों का स्थानांतरण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बेटा, तो कैसे होता है ये हमने आपको समझाया, लेकिन अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, भारत के भूगोल में बहुत डिटेल में जाएंगे, बस दो चीजें लिख लें, लिखें। हाँ, नीचे से बेटा, नंबर 1, वर्ष में कुछ समय तक दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। अब क्यों रहता है वो हमने मोटा मोटा आपको बताया। जबकि कुछ समय तक उत्तरी पूर्वी मानसून का प्रभाव रहता है। उत्तरी पूर्वी जहां लिखे हो ना, वहीं ब्रैकेट में लिख देना लौटते हुए मानसून का, रिटरीटिंग मानसून कहते हैं, का प्रभाव रहता है। क्लियर है बेटा? तो जाहिर सी बात है, अगर साल भर में 2 बार ड्रामा कर रहे हो, दिन में करो, 24 घंटे में करो, महीने में करो, साल में करो, लेकिन आपके मार्ग में परिवर्तन हो रहा है ना। अगर मार्ग में परिवर्तन हो रहा है तो आपको अस्थायी पवन नहीं कहा जाएगा। लिख लें, इसी कारण इसे अस्थायी या सामयिक पवन कहते हैं। ठीक है बेटा, एक और रह गया है बेटा, उसकी हेडिंग बना लें, बड़ा टॉपिक है, टाइम लगेगा, तो हेडिंग बना लीजिए आज, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चक्रवात, प्रति चक्रवात, हेडिंग बनाइए, चक्रवात और क्या बेटा? प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो आज यही समाप्त करना बेटा, कल नहीं, सॉरी, कल बकरीद मनाएंगे, है ना? ठीक बेटा, थैंक यू।